नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम ब्रेकिंग बुलेटिन में देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं और आपको बता दें कि बिहार में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया है। पहली बड़ी खबर में इसी का हम जिक्र करने जा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि बिहार में उन्होंने सीधे सीधे आतंक पर हमला बोला। ₹140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीधे पूरी दुनिया को संदेश दिया है और उन्होंने इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया। इंग्लिश शब्दों के इस्तेमाल के साथ ही प्रधानमंत्री ने कई बातें कही हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में यह कहते नजर आए कि हम आतंकवादियों की पहचान करेंगे। प्रधानमंत्री यह कहते नजर आए कि हम ये देखेंगे कि वो आतंकी कौन है, उनको पनिश करेंगे, उनको सजा देंगे और पूरी दुनिया ये सुन ले। उन्होंने सीधे सीधे आतंकवादियों को चेतावनी दी है और आतंक को पनाह देने वालों को भी उन्होंने संदेश दिया है। बिहार की धरती से उन्होंने ये भी कहा है कि शांति के साथ ही, शांति के पथ पर चलने के बाद ही हम विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, विकास की गति तेज हो सकती है। और प्रधानमंत्री ने साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित की है उन लोगों के प्रति जो लोग इस आतंकी हमले में मारे गए। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री ने कुछ समय के लिए मौन भी रखा, श्रद्धांजलि अर्पित की है। वो तस्वीरें
बिहार से ही सामने आई है। जब एक रैली को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे तो शुरुआत में ही उन्होंने मौन व्रत किया। कुछ पल के लिए पूरा जो ये मंच था या वहां लोग मौजूद थे वो गमगीन भी थे और वो उन लोगों को याद कर रहे थे। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। ब्रेकिंग बुलेटिन आपके सामने। दूसरी बड़ी खबर, पहलगाम हमले पर सर्वदल मंथन भी है। जी हां, पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल ही सीसीएस की बैठक हुई थी। सीसीएस की बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। अटारी बॉर्डर को भी बंद करने का फैसला ले लिया गया है। सर्वदलीय बैठक में आज बड़ी रणनीति बनने जा रही है और सभी दल एकजुटता का परिचय भी देने वाले हैं, क्योंकि आतंक के खिलाफ एकजुट होकर ही लड़ाई लड़ी जाती है। और हमने देखा है, इतिहास गवाह है, कभी भी इस मसले पर कोई भी पार्टी अलग कभी नहीं रही है, बल्कि सरकार का साथ दिया जाता है, क्योंकि बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है। और राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, विपक्ष के लिए कुछ भी नहीं है। इससे बढ़कर कुछ बयान भी सामने आए हैं, सुनवाते हैं। जो 22 तारीख की रात को कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश पर एक तरह से हमला है। उस मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे। आज सर्वदलीय बैठक है, लेकिन एक गांभीर्य जो होना चाहिए वो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट की नहीं होनी चाहिए ना। हेडलाइन मैनेजमेंट की गंभीरता अगर वहीं तक वो महदूद रहती है, सीमित रहती है, तो चोट पहुंचाती है। मतलब मुझे तो कष्ट है इस बात को कहने में। कल हमारे नेता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी इस हादसे के बाद। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं की, प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल। ब्रेकिंग बुलेटिन में बात तीसरी बड़ी खबर की। बदले के लिए सरकार तैयार है। पहलगाम का हमला जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार के संकेत है कि अब पाकिस्तान का हिसाब करना होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है। पीएम आवास पर बैठक बुलाई गई। करीब 2.5 घंटे तक मंथन चला है। सीसीएस की मीटिंग में बड़े फैसले ले लिए गए हैं। बड़ा फैसला तो ये कि सिंधु नदी को लेकर जो समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान नागरिकों को कहा गया कि देश छोड़ दें। 48 घंटे का समय दिया गया है। वीजा रद्द कर दिए गए हैं और साथ ही अल्टीमेटम भी दे दिया गया है पाकिस्तान को। अगर कोई नापाक हरकत फिर से की गई तो फिर पाकिस्तान तैयार है, इससे बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान ये जानता है कि भारत गुस्से में है और पाकिस्तान ये भी जानता है उसने जो किया है या उसके कहने पर या फिर उसने जो भी मदद की है आतंकियों की, उसके बाद उन आतंकियों का तो सफाया होगा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान को भी दुनिया के नक्शे पर भी बेनकाब किया जाएगा और ये बताया जाएगा और ये संदेश दिया भी जा रहा है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है और आतंक का करता धरता पाकिस्तान ही है। ऐसे में क्या कुछ कहा गया इस मीटिंग के बाद, जानते हैं। The CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably
abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements ब्रेकिंग बुलेटिन में चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने भी आपात बैठक बुलाई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने अपनी CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और देश की एकजुटता की बात कही गई है। देश की एकजुट प्रतिबद्धता पर कांग्रेस पार्टी जोर देगी और कांग्रेस पार्टी इस पर बात कर रही है। बड़ी बात यह भी है कि हमने जैसे कि आपको बताया था कि आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। उससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। राहुल गांधी भी विदेशी दौरा बीच में छोड़कर देश में आए हैं और साथ ही आपको बता दें प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। लेकिन पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, जानते हैं। पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से श्रद्धालु इस वार्षिक यात्रा में भाग लेते हैं, उनकी सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। दर्शाता है जहां निस्वार्थ सेवा और मानवता सर्वोपरि है। राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 अप्रैल की रात को ही माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया था। यह बैठक आज के लिए निर्धारित की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि पहलगाम एक अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि इस केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, में इस प्रकार के हमले को अंजाम देने में हुई खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूकों की व्यापक और गहन जांच की जाए। इन सवालों को व्यापक जनहित में उठाना आवश्यक है। ब्रेकिंग बुलेटिन में बात पांचवी बड़ी खबर की। गोलियों की आवाज, चीख पुकार और दहशतगिरी सब कुछ देखने को मिला है। पहलगाम आतंकी हमले का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। यह दिल दहला देने वाला वीडियो है जिसमें एक आतंकी लगातार हमले करता हुआ गोलियां चलाता हुआ नजर आया। 22 अप्रैल का यह वीडियो बताया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो चुका है। वीडियो में गोलियां बरसाते हुए एक आतंकी दिखाई दे रहा है। खुले मैदान में एक के बाद एक वो गोली मार रहा है और यह आतंकी जो कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये आतंकी बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहा उन लोगों पर जो कि निहत्थे लोग थे, जो कि सिर्फ पर्यटक के तौर पर यहाँ पर पहुंचे थे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर भी काम किया, लेकिन इन आतंकियों के रास नहीं आया है। इसलिए इन आतंकियों ने इन मासूम लोगों को निशाना बनाया है। वीडियो में कायरतापूर्ण हमले वाला ये जो तस्वीर का पूरा नजारा है, ये दिल दहला देने वाला है। पूरी दुनिया इसे देखे और ये जाने कि भारत में किस तरीके से आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान साजिशें रच रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई सबूत सामने है। यूं ही केंद्र सरकार इतने बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ बिना सबूत के नहीं ले सकती है। कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर है कि सीमा पार से आतंकवाद आ रहा है। आपकी फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं इन तस्वीरों में क्या दिखाई दे रहा है, ताकि आप समझ सके और देख सके। देखिए ये तस्वीर, एक आतंकी आपको नजर आ रहा है। आतंकी हमले का एक खौफनाक वीडियो जो कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इसमें वो आतंकी लगातार गोलियां बरसा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये बिल्कुल पूरी तरीके से इन लोगों को मारने के लिए ही आया। हालांकि कुछ महिलाओं को बख्शा गया है, यानी उन पर तरस इसलिए खाया गया है सिर्फ ताकि वो संदेश दे सके और वो जाकर बता सके कि इनकी साजिश असल में क्या है। आपने ये भी सुना होगा किस तरीके से विवादित टिप्पणियां करते हुए, और ऐसी टिप्पणियां जो देश में और ज्यादा अशांति फैला सकती है, वो बातें इन आतंकवादियों ने उन महिलाओं से कही है जिन महिलाओं के सुहाग इन आतंकी ने उजाड़ दिए। और इस खुले मैदान में इन्होंने कायरतापूर्ण हमला तो किया ही, लेकिन साथ ही पूरे देश को गुस्से में मिला दिया, हैरान कर दिया और दुखी भी कर दिया। छठी बड़ी खबर आपके सामने ब्रेकिंग बुलेटिन में। देश में गुस्सा है, नापाक हमले पर बात हो रही है। पहलगाम हमले के बाद से अब लगातार इस पर बात हो रही है। हरियाणा के मंत्रियों ने गुस्से का इजहार किया है। पाकिस्तान पर सीधी बात की गई है। मोदी सरकार के फैसलों की तारीफ भी की और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। मंत्रियों ने अपनी भावनाओं को भी जुबानी तौर पर बयान किया है। रणबीर गंगवा, महिपाल ढांडा, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार,
हम एक एक करके सभी बयान आपको सुनवाएंगे और ये बताना चाहते हैं कि मंत्री इस कायरतापूर्ण हमले के बाद अपनी ओर से क्या कह रहे हैं। जो आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, उसके बाद कल देर शाम जो CCS की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री साहब की अध्यक्षता में, उसमें कई बड़े फैसले लिए। सबसे पहले हम सिंधु जल समझौते की बात करते हैं। जो सिंधु जल समझौता है उसको फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द करने का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, देश को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, पहले तो जो घटना हुई है बहुत ही दुखदाई, व्यथित करने वाली घटना हुई है और पूरा देश इस घटना में पूरा रोष के अंदर है। और जिस तरीके से उसी दिन माननीय गृह मंत्री जी वहाँ पहुँचे और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जी अध्यक्षता के अंदर जो मीटिंग करके और जो फैसले लिए गए हैं बहुत सही फैसले लिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि कड़े फैसले लेकर के उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये आश्वासन देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को देने का काम किया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उसके बाद केंद्र सरकार बड़ी गंभीर है। कल जो CCS की बैठक हुई उसमें कड़े फैसले लिए गए। इन कड़े फैसलों का पाकिस्तान को कितना कड़ा संदेश है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जिस तरह के कायरतापूर्ण हमले करके निहत्थे लोगों की जान लेने पर उतारू इस्लाम के नाम पर ये जो आतंकवादी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लोगों में बहुत जबरदस्त रोष है इनके खिलाफ। अब प्रकाष्ठा ही है पाप की और अंततोगत्वा सरकार ने भी अब जो फैसला लिया है, पहले भी इन लोगों ने जो एक एक्टिविटी जिस तरह की गंदी हरकत की थी तब भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। श्री कृष्ण बेदी साहब हमारे साथ मौजूद है। बेदी साहब, कल जो CCS की बैठक हुई उसमें कल कई बड़े फैसले प्रधानमंत्री साहब की अगुवाई में हुए। जो सिंधु जल समझौता है उसको भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। कितना असर इन फैसलों का पाकिस्तान पर पड़ेगा? देखिए, निंदनीय, दुखदाई, मानवता के लिए बड़ा शर्मनाक हादसा जो आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा निर्दोष लोगों की और ऐसे हालात जब पूरा देश विश्व को शांति का संदेश दे रहा है, उस समय ऐसा कुकृत्य करना और उन मासूमों को जो बेगुनाह थे बिना वजह मौत के घाट उतारना, जाति धर्म पूछ कर उतारना, ये हम सब के लिए बड़ा दुखदाई। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद कल CCS की बैठक, 5 बड़े फैसले लिए गए। जो पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता है वो रद्द कर दिया गया है। वीज़ा प्रक्रिया जो वीज़ा थे वो रद्द कर दिए गए। बड़े फैसले केंद्र सरकार ने लिए। आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। उस हमले में मारने वाले लोगों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट ने जो CCS के जो 5 अहम फैसले लिए हैं वो देश का हर नागरिक उनकी सराहना कर रहा है। इतना कठोर फैसला एकदम से लेना केवल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ले सकते थे। जिस प्रकार से 1960 का सिंधु जल समझौता तो था उसको रद्द करना, तो इस प्रकार से काम पानी और खून एक समानत नहीं चल सकते। हम जब हम खून उबारे तो ब्रेकिंग बुलेटिन में सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। पंचकुला में राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां पर पहुंचकर बड़ा संदेश दिया, संबोधित किया, पंचायती दिवस की बधाई दी। 232 विकास कार्यों का उद्घाटन हो चुका है। 233.20 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री का दावा है। मुख्यमंत्री जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को और जागरूक योजना से सम्मानित भी कर रहे हैं लोगों को और समान विकास करवाने की बात कही गई है। पंचायत हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, हमने पंचों को सम्मान देना है, मुख्यमंत्री कहते नजर आए। सुनवाते हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया। हरियाणा प्रदेश की SC और BC चौपालों के लिए भी
उनके नवीनीकरण के लिए भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी 2930 चौपालों की मरम्मत के लिए 118 करोड़ 47 लाख रुपया सीधा पंचायतों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। ये बुक हमने आज लॉन्च की है, मुख्यमंत्री जागृत पुरस्कार योजना। जो अच्छे काम गांव के अंदर होंगे तो हमने निर्णय किया है कि हम उन गांवों को पुरस्कृत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। एक दूसरी बुक हमने लॉन्च की है, वो बुक है मेरा गांव मेरी धरोहर। वो भी हमने आज अभी लॉन्च किया है। उसको हम बच्चों को पढ़ाएं, उससे जानकारी मिलती है कि मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन कौन सी प्राचीन धरोहर है, उसका पूरा का पूरा विवरण इस बुक में किया गया है। ब्रेकिंग बुलेटिन में बात है 8वीं बड़ी खबर की। हरियाणा में रिश्वतखोर का हिसाब हुआ है। चरखी दादरी के गांव चांदवास में सीबीआई टीम पहुंची, रेड की गई। रिटायर्ड कर्नल 22 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। दरअसल अस्पताल को ECHS पैनल में रखने के पैसे मांगने का आरोप लगा। बाजड़ा थाने में रिटायर्ड कर्नल से पूछताछ की गई है। चंडीगढ़ सीबीआई इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार की अगुवाई में यह रेड मारी गई है। 22 सदस्यीय टीम पहुंची थी, बड़ी कार्रवाई की है। लाखों रुपए की रकम का मामला था। रिश्वत देखिए आप, 22 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। ऐसे में सवाल यह है कि पहले इसने कितने ऐसे काम किए होंगे और शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई होती है। कोई ना कोई गुप्त सूचना जरूर मिली होगी। मामले में अभी कोई आधिकारिक तौर पर बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन ये तस्वीर जरूर सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय सीबीआई की कस्टडी में ये आरोपी है। अब ये अपने आप को पाक साफ जरूर बता रहा होगा, लेकिन ये सीबीआई की टीम को जांचना है, परखना है कि आखिरकार इसने कौन से ऐसे कृत्य किए हैं। इसका इतिहास खंगाला जाएगा, इसका भूतकाल देखा जाएगा और उसके बाद भविष्य में इसका हिसाब किया जाएगा। इस खबर को लेकर हम लगातार आपको जानकारी इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा में हमने देखा है कि चाहे एसीबी हो, चाहे सीबीआई हो या फिर कोई भी ऐसी एजेंसी हो जो इस तरह के रिश्वतखोर के खिलाफ काम करती है, उन सभी ने अपनी ओर से कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये सब काम किया है। और अंत में नतीजा यही रहता है कि अब अधिकारी जरूर अपने आप में सतर्क हो जाएं, खासकर वो अधिकारी जो लापरवाह हैं, वो अधिकारी भ्रष्ट है। ब्रेकिंग बुलेटिन में बात करेंगे 9वीं बड़ी खबर की। भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई देखी गई है। रोहतक में भी एसीबी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लोक निर्माण विभाग का एक जेई जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। ठेकेदार से रिश्वत के 70,000 रुपए बरामद हुए। एसीबी ने रोहतक थाने में केस दर्ज किया है। पुलिस निर्माण कार्य को लेकर 1 लाख रुपए मांगे गए थे। 3 लाख रुपए में पुलिस जिस तरह से बता रही है अपना काम करेगी, और एसीबी ने बताया है 3 लाख रुपए में पुलिया निर्माण का कार्य था। लेकिन आप सोचिए, जूनियर इंजीनियर ऐसा कर रहा है तो क्या इसके तार कहीं और भी जुड़े हैं? देखने वाली बात है इस मामले को लेकर आगे एसीबी और क्या कार्य करती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 10वीं बड़ी खबर की। ब्रेकिंग बुलेटिन 10वीं बड़ी खबर है, आपदा से निपटने की तैयारी की। जी हां, उत्तराखंड में स्टेट लेवल पर बड़ी मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। संभावित आपदा को लेकर एनडीएमए ने कमर कस ली है। एनडीएमए यूएसडीएमए अब मॉक ड्रिल कर रही है और निगरानी कर रही है। भूकंप की तैयारी अगर होती है, अगर भूकंप आता है तो कैसे निपटना है, तस्वीरों के माध्यम से देखिए। लैंडस्लाइड अगर होता है तो कैसे निपटना है, मॉक ड्रिल इस पर भी की गई है। बादल फटने के बाद जो हालात बनते हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, ये तैयारी हुई है। उत्तराखंड में मॉक ड्रिल इसलिए भी की गई है क्योंकि 4 धाम यात्रा भी होनी है। ऐसे में 4 धाम यात्रा के मद्देनजर भी इस तरह की मॉक ड्रिल बहुत जरूरी होती है। आपदा प्रबंधन का पूर्व अभ्यास किया जाता है। 7 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं इस मॉक ड्रिल का नतीजा क्या रहा।
ब्रेकिंग बुलेटिन में आज के रहते हैं। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला खबरें तक पर लगातार जारी है। नमस्कार।